और जाते जाते सिर्फ 10 मिनट मैं आपको इस चीज के ऊपर फोकस करने के लिए कहूंगा। दोस्तों, ये आज जो आया था ना, वो कुछ नहीं था, वो एक चीज थी जिसको जो टॉप प्लेयर होते हैं ना वर्ल्ड को, जो चला रहे हैं, उन लोगों ने उसका खेल कर दिया और बहुत बड़ी चीज है, उसकी डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन आज अगर कोई दुश्मन है हमारा, इससे ना घर का बुजुर्ग बचा है, ना बच्चा बचा है, और ज्यादा करके यहां पे जो हमारे लोग बैठे हैं, आदमी लोग ही है अभी, तो उनके लिए कहूंगा कि हमारे अंदर एक प्रोस्टेट होता है, एक ग्रंथि होती है जिसका काम है हमारे पेशाब को कंट्रोल करना, उसके साथ में हमारी जो सीमेंस है, स्पर्म्स को कंट्रोल करना। ये प्रोस्टेट का काम होता है, ब्लैडर के नीचे होता है। इसका काम है कि जब आपको ब्लैडर फुल हो जाता है आपका, लेकिन आपको पेशाब महसूस हो रही है, लेकिन इस्तिंजा के लिए आपको जगह नहीं है, आप कंट्रोल करते हो ना, वो प्रोस्टेट का काम है। अब ये प्रोस्टेट अगर ये एसिडिक बहुत ज्यादा होती है तो इसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन बढ़ जाती है और प्रोस्टेट कैंसर डेवलप होता है। जैसे मैंने औरतों का गर्भाशय की बात किया, तो हम लोगों के अंदर ये प्रोस्टेट का भी होता है, और ये अक्सर उम्र के 50 साल के बाद में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर ये गौर करना है कि इस चीज को क्या है। तो कैंसर एक अबनॉर्मल सेल जैसी चीजें हैं जो बनती जाती है, और आप थोड़ा सा इसको ले लेंगे और बहुत ही जल्दी बनती है। देखिए, ये आपके पूरे नॉर्मल सेल होते हैं, जो ब्लू कलर का दिया गया है ना, ये कैंसर सेल होता है। और जो फैलता है, कहते हैं ना कि भाई यहाँ तो कैंसर का तो इधर था, या यहाँ हो गया था, या गुटखा खाने वाले का हो गया था, तो लीवर तक कैसे फैला? तो उसकी वजह होती है कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से जुड़े होने की वजह से वो फैलना शुरू होता है। और आपकी बॉडी अगर अल्कलाइन नहीं रहेगी तो वो ज्यादा फैलता है। अगर एसिडिक फॉर्म में रहेगी तो वो बहुत हुदम मचाता है, लेकिन वही बॉडी को आपने अल्कलाइन करके रखा है तो वो सोया पड़ा रहेगा, और फिर उसको करते हैं। अब तो ये देखिए, ये ज्यादा करके फंक्शंस होती है ब्रेन, लंग्स, और जब भी ये चीज कहीं आती है तो उसके नोड बनती है, पुलिस स्टेशन बनता है। यहाँ पे गार्डें बनती है, आपके हाथ में कुछ हो गया तो यहाँ गार्ड बनेगी, पैर में कुछ हो गया तो गार्ड बनती है ना, लिम्फ नोड्स बड़े हो जाते हैं, वो पुलिस स्टेशन होता है हमारा, कि वहां आतंकवादी हो गया, हम आ गए हैं मारने के लिए, तो ये लिम्फ नोड बन जाते हैं। फिर लीवर है, बोन है, और यू कैन गो लाइक दैट। तो इसमें 4 टाइप के होते हैं, इसमें कार्सिनोमा, सार्कोमा, लीकोमिया जो ब्लड कैंसर कहा जाता है, लिम्फोमा, ये भी एक ब्लड कैंसर का ही टाइप है, और ब्रेन का भी होता है, ब्रेन में ट्यूमर होता है ना, ये सब चीज को। और ये स्पाइनल कॉर्ड जो होता है रीढ़ की हड्डी में, ये ज्यादा करके जब कोई चीज का कैंसर है और वो बढ़ जाता है, 4th स्टेज में चला जाता है, जब स्पाइन में चला जाएगा आपकी रीढ़ की हड्डी में, तो आपका दर्द कंट्रोल नहीं होगा, और वहीं पे मेडिकल साइंस अपना हाथ छोड़ देता है, और फिर आपको मॉर्फिन जैसी दवा पे डाल देता है जो आपके दिमाग को सुन करता है खाली। ठीक है, आगे। तो ये कार्सिनोमा का कुछ टाइप है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, इसके अंदर बेसल सेल होती है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ये ज्यादा करके आपको पेट के कैंसर में और गर्भाशय के कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर में देखने के लिए मिलेगा। और ज्यादा करके गुटखा वुटखा खाते हैं ना लोग, रात रात भर रखते हैं, दारा सिंह तो नहीं बनते हैं, बट घर वालों को परेशान कर देते हैं, है ना। तो कोशिश करें कि भाई ये चीज से परहेज करें। बहुत ही सबसे खतरनाक कैंसर, 200 टाइप के कैंसर मैं बताऊंगा आपको, उसमें सबसे खतरनाक अगर कोई है तो बकल म्यूकोसा का कैंसर है। अगर औरत के छाती का कैंसर है तो हम वो अवयव को निकाल सकते हैं, गर्भाशय का है तो निकाल सकते हैं, प्रोस्टेट का है आपका निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपका यहां पे होता है और ये पोर्शन जब आपका निकालते हैं ना, तो जस्ट आंख बंद करके सोचो कि यहां पे मेरा कुछ नहीं है, और एक खोपड़ी दिखती है ना, घर वाले भी दूर भागते हैं। किस चीज के मजाक के लिए? 20 रुपए की मजाक के लिए। तो कोशिश करें अपने बच्चों को, अपने दोस्त के बच्चों को, भले 2 बात सुनना पड़े भाई, अच्छे काम में 2 बात सुननी ही पड़ती है ना, 2 मार खानी ही पड़ती है, हम तो खाते ही। थोड़ा आप भी इसमें ताउन करो, इंशाल्लाह किसी की जिंदगी बच जाएगी, और कुछ नहीं। फिर सार्कोमा होता है, ये ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ ब्लड। ये ब्लड कैंसर तो बच्चों से लेके तो बुजुर्ग तक किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और इसी का जो अभी हजरत ने बोले ना, एसिड और अल्कलाइन, ये क्या पोर्शन है, उसका यहां पर क्या रोल है मैं बताता हूं। एक पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन,
हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 0 से 7 जो होता है वो होता है एसिडिक, और 7 से 14 ये होता है अल्कलाइन, और 0 पे जो 7 पे रहेगा ना, 7 पे वो न्यूट्रल। आज आपको जो पानी मिलता है ना, ये 7 pH का मिलता है, न्यूट्रल पानी है, ना ये एसिडिक है ना ये अल्कलाइन है। हमारा जो खून है उसका pH जो होता है वो 7.35 to 45, यानी वो अल्कलाइन है, बट यही रेंज में रहना चाहिए, ना वो 4-5 के उधर जाना चाहिए ना 3-5 के इधर आना चाहिए। 3-5 में 7.349 भी हो गया ना तो खून अपने आप गाढ़ा हो जाता है। जैसे कि आप बचपन में खेलते खेलते गिर जाते हो, थोड़ा खून बहता है फिर वहीं पे जम जाता है ना, तो ठीक उसी तरह से ये 3-4-9 भी हो गया ना तो खून की तासीर है कि वो गाढ़ा हो जाएगा। अब खून अगर गाढ़ा हो जाएगा तो बड़ी रगों में तो वो आराम से बहेगा, ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ होगी हार्ट को, लेकिन छोटी छोटी रगें जो है वहां पर नहीं पहुंच पाता है। और सबसे बड़ा मार कौन खाता है इसमें? आपका पेंक्रियाज और किडनी। पेंक्रियाज यानी स्वादुपिंड, जिससे आपका इंसुलिन बनता है और शुगर कंट्रोल होती है। इसके अंदर माइक्रो सर्कुलेशन है, वहां पर अगर ये खून नहीं पहुंचा तो इंसुलिन बनेगा नहीं, इंसुलिन नहीं बनेगी तो जो आप खा रहे हो वो शुगर में कन्वर्ट होकर आपके शुगर में बहते रहेगा और आपको डायबिटीज कहा जाता है। अब इसका इलाज यही है कि आपकी बॉडी को आप थोड़ा सा अल्कलाइन करो, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इमीडिएटली आपको एक टैबलेट दे दिए। मैंने तो लीकेज हो रहा है उसको बंद नहीं कर दिया, खाली पेंट मार दिया। अब वही टैबलेट क्या हो रही है, कंट्रोल कर रही है। अब वो जो वर्कर है जो इंसुलिन बना रहा था अंदर, वो क्या बोल रहा है, भाई मेरी खुराक नहीं पहुंच रही इसलिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो पहुंचाने वाला आदमी नहीं आ रहा है, पोस्टमैन ही मेरा पगार लेके नहीं आ रहा है ना, तो पगार देने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं, यार तुम काम के लायक नहीं हो, छोड़ो, मैं कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर लाके काम करा रहा हूं, आपको टैबलेट पे दे दिया। वहां पे जो 5 करोड़ सेल के टोटल में समझो वहां पे 100 सेल मर रहे थे, अब वो 150 मर रहे हैं। जो 150 नए आ रहे वो आने के पहले ही मर रहे हैं। तो यहां पर आपका कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर और बढ़ गया, और बढ़ गया। अभी बोले कॉन्ट्रैक्ट का वर्कर जो पहले टैबलेट फॉर्म में था अभी इंजेक्शन फॉर्म में आ गया। अब यही हाल किडनी पे हो गया, किडनी जवाब देना शुरू करी। जो 4 मिनट में पहले आपके लिए डायलिसिस कर रही थी, वहां पे खून नहीं पहुंचने की वजह से वो 6 मिनट 8 मिनट पे करने लग गई। आपके पैरों में सूजन बढ़ने लग गई, पानी जमा होने लग गया। डॉक्टर ने कहा आपका क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, आपको डायलिसिस करो। सिंपल सोल्यूशन क्या था इसमें भाई मेरे, कि मैं मेरी बॉडी को अल्कलाइन करूं। अल्कलाइन करने के लिए मुझे क्या करना है, बस बहुत सिंपल है, सुबह उठो। बुजुर्गों ने कहा है कि नाश्ता राजशाही जैसा करो, है ना हजरत, राजाओं के जैसा खाओ। अब राजाओं 56 भोग खाते, आप मत खाओ, आपके पास जो भी है, लेकिन पेट भर के खाओ। दोपहर का खाना थोड़ा हल्का करो और रात का खाना फकीरी खाना खाओ। पूरा उल्टा है, रात का खाना दबा के खाओ ताकि नींद अच्छी आ जाए, और दोपहर सुबह तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम फजर में उठते नहीं है और बाद में उठे तो हमको सीधा भागना है काम पे, तो रास्ते में चाय पी लेंगे, वो भी एसिडिक। वड़ा पाव खा लिया, हमारे बॉम्बे में तो वड़ा पाव ही मिलता है, तो मैं ज्यादा करके वही एक्सपीरियंस। अभी पाव, मैदा, वड़ा, बेसन, तेल, पूरा एसिडिक। पीएच कहां आएगा, 7.349 पे आएगा, खून नहीं पहुंचेगा, फिर डायबिटीज। ओ मैं ही मिला था, अब उनको कहा तुम मिले यार, तुम्हारे लिए तो सब कुछ दिया है। तो सुबह का नाश्ता अगर आपने अच्छा कर लिया ना, अच्छा नाश्ते के अंदर क्या करो, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप 3-4 फल खाओ, कम से कम 1 फल तो जरूर खाइए सुबह में, और केला सबसे अच्छा। केले को कहा गया कि सुबह के वक्त आपने खाया तो सोना, दोपहर में खाया चांदी, रात में खाओ तो लोहा। वो लोहा इसलिए कि सुबह में फिर निकलता नहीं है, और सुबह में खा लो ना सबसे बेस्ट। लोहा चांदी के सोने के जैसा काम करेगा। तो पहले केला खाओ, उससे आपका एंजाइम अच्छा बनेगा। उसके बाद में जो भी है, रोटी है, सब्जी है, जो भी आपको खाना है, अंडा है, खाइए, पेट भर के खाइए। पानी को अच्छा मेंटेन कीजिए, फिर वापस दोपहर में थोड़ा हल्का खाइए, और शाम के वक्त में एकदम फकीरी खाना है। सूप बीप करें, इस टाइप की चीजें करें। और सूप के अंदर सबसे अच्छी चीज बताता हूं आपको, सेगट की फली का सूप बना के पिए, बाजरे का सूप बना के पीजिए, जवार का सूप बना के पीजिए। अक्खी जवार आती है, अक्खी बाजरी तो आपकी होती है, माइलेट्स बोलते हैं हम लोग। इसका 1 मुठ
डाल दो उबालने के लिए और उसको पियो, बॉडी आपकी अल्कलाइन रहेगी। पेट नहीं भरेगा, आपको महसूस होगा तो एक फ्रूट सलाद काट लो या एक वेजिटेबल ककड़ी टमाटर वगैरह इस तरीके का खाना खाइए। दोपहर के वक्त में आपका चिकन विकन आप कंट्रोल कर लो, ले लो उसको, कोई तकलीफ नहीं है ना। अक्सर वलीमे वगैरह रात में होते हैं, लोगों को कहो भाई दोपहर में कर लो थोड़े, है ना। ये सब चीज का, क्योंकि इससे आपका पीएच जहां गड़बड़ाया ना वहां पर ये कैंसर सेल बढ़ते जाएगा और वो एक मौका देखता है आपको। जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हाना तआला एक जरिया बना देते हैं। भाई कोई बोले यार वो फला फला का एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट क्यों हो गया, तो भाई गाड़ी मारे, कुछ ना कुछ तो एक उसके पीछे होता है ना। तो ठीक यहां पर भी एक कैंसर को बनने के लिए उसके पीछे कुछ चीजें हैं। स्ट्रेस आ गई, गुटखा खा रहा है, कोई बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहा है, ये सब चीजों का भी बहुत। पेट का अल्सर जिनको होता है, वो कुछ लोग होते हैं कि कुछ खाते ही नहीं है, सिर्फ चाय पीते हैं, 20-20 कप 30-30 कप पूरी एसिडिक चाय पीते हैं, क्योंकि आपने उसमें दूध डाला है जो pH 4 का मटेरियल है, शक्कर डाली है pH 2.5 का मटेरियल है। हालांकि शक्कर में काम किया हूं लेकिन फिर भी शक्कर से रोकता हूं लोगों को। तो ये सब चीज का बहुत इस्तेमाल करें तो आपका अभी समझ में आ गया अल्कलाइन। तो ये ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ये लिम्फोमा, ये लिम्फेटिक, ये अभी एक मेरी केस चल रही है। ये 2-3 चीज़ों का मैं सिर्फ बोलूँगा और अपनी बात को मैं ख़त्म करूँगा। 2-3 चीज़ें ऐसी है कि ये जो कैंसर की एक बच्ची है, मेरे घर की बच्ची है, आज से 3 साल पहले ऐसा पता चला था कि उसको टीबी जैसा हो गया। तो टीबी का ट्रीटमेंट चला 18 महीने, जबकि 9 महीने में ख़त्म कर देना चाहिए था, नहीं किया डॉक्टर ने, 18 महीने चले। कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि अभी हमारा जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वहाँ पे हम ना कोई आला लगाते हैं, ना मैं कभी कोई सीटी स्कैन के लिए जल्दी भेजता हूँ, ना मैं कोई इंजेक्शन देता हूँ। अरे घर की मुर्गी है, दाल बराबर है ना। वो एमडी है, वो हालांकि एमडी मैं भी किया हूँ यहाँ पर आने के बाद में, वो अलग चीज़ है, लेकिन वो वहाँ से पढ़ के आया, यूके वाला डॉक्टर है, वो ये है। तो जा रहे भाई करते आए तो यहाँ पे गांठें आ गई, बायोप्सी किया गया तो ये वाला कैंसर निकला। 15 साल की उम्र, 2 कीमो चला, 2 कीमो के बाद में फिर उसका पेट स्कैन हुआ, पेट स्कैन में देखा कि वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो बोले इनको अब टाटा भेजो। जब टाटा जाने की बात आ गई तब डॉक्टर सारंग याद आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है, अपनी बच्ची है, अपनी रिश्तेदारी में है, तो कोई मसला नहीं है, फी सबिलिल्लाह, नाराज़ नहीं होना है, ईगो नहीं रखना है। मैंने कहा चलो टाटा जाएंगे। टाटा हम टाटा में गए, टाटा में वो लोगों ने देखा, बोला सर इसको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, इम्यूनोथेरेपी। मैं हंसा, इम्यूनोथेरेपी लोग आज बात कर रहे हैं, हम लोग 1999 से ही बात कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी। ये सारा इम्यूनोथेरेपी है, यानी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने वाला इम्यूनोथेरेपी। मैंने बोला ठीक है भाई, कितने का इंजेक्शन है? तो उन्होंने कहा भाई 1,40,000 रुपए के आपको एक इंजेक्शन, ऐसे 6 इंजेक्शन का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहते हो? घर वालों को बोला, बोले नहीं अपन लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, अपन यहाँ वहाँ से फंडिंग करेंगे, रोग रिश्तेदार करेंगे। मैं कहा ठीक है, हालांकि सबको मालूम है इम्यूनोथेरेपी मेरे पास भी है। अब मैं अगर बोलता हूँ कि मेरी चलाओ तो बोलेगी ये अपनी दुकान चलाने की बात करता है। मैंने नहीं, मैं आऊँगा आपके साथ, टाटा भी, मेरा आधा दिन तो टाटा में ही जाता है। मैं बोला मैं तो हूँ ही ना, होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 इंजेक्शन हो गए, डॉक्टर ने कहा कि अभी ये 3 इंजेक्शन में रिस्पॉन्स तो अच्छा आ रहा है, बट आप एक काम करो, इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराओ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसी करना है? ट्रांसप्लांट कराना है तो भाई को देना पड़ेगा, एक ही भाई है उसका, या तो बोले नहीं खुद का ही लगाएंगे। बोला ठीक है। जो वो डॉक्टर थे मेरे साथ, जो बोन मैरो पे काम कर रहे थे, थोड़ा वो टाटा के वो थोड़ा क्रॉस में थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ पे 6 महीना जाएगा, 15 लाख रुपए का खर्चा है, ऐसा है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा। तो मेरे ग्रुप के एक से मैंने ओपिनियन लिया, उन्होंने भी कहा कि करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी जुपिटर थाना में हम लोग करते हैं इसका, और अल्हम्दुलिल्लाह बोले अपने को जल्दी से हो जाएगा, एक 8 दिन में भी। कल उसको एडमिट करना है मुझे। और ये सब जब चल रहा था ना, तो मैंने क्या किया था, सिर्फ एक ही चीज़ मैंने की थी कि स्पारना की पाउडर उसको दे दी थी, और मैंने ये बोल के किया था कि बोला बेटा मैंने तेरे सारे रिपोर्ट देखे हैं, तेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ तेरा हीमोग्लोबिन को अच्छा मेंटेन करे, बाकी और चीज़ों पे मैंने बात नहीं की।
बाकी चीज़ों पे बात करना फजूल है, क्योंकि बोलते हैं ना कि नाक के सामने आप बीन बजाओ तो बेचारा डोलेगा, बैल के सामने जगाओ तो क्या घूमू करेगा, तो वो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ठीक है, बहरहाल अभी उसका कल से बोन मैरो का ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन अभी कल ही डॉक्टर का फ़ोन आया था मुझे शाम को, वो जो जुपिटर वाले, तो कह रहा है कि भाई मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि ये प्रोसेस 1.5-2 महीने के लिए जाएगा, बट कोशिश है कि, और ऊपर वाले का अच्छा साथ रहा और बच्ची ने अपने को अच्छा सपोर्ट किया, तो हम लोग 1 महीने में ही इसको वाइंड अप करेंगे। तो मैंने कहा भाई देखो, एक ही चीज़ करना, आपका जो चल रहा है अंदर जो भी दोगे आप, क्योंकि वो रूम में फिर किसी को जाने का अलाउड नहीं है, वो रूम पैक रहता है, वो सिर्फ पेशेंट और नर्स लोग ही रहती है और डॉक्टर लोग अपना पूरा कवर में हो जाते हैं, तो मुझे भी शायद जाने के लिए नहीं दे वो। तो मतलब एक ही करना कि मैंने उसको एक स्प्रिनुना का जो पाउडर दिया है उसको बंद नहीं कराना बस। तो वो मैंने उनसे एक परमिशन ले ली है, अब उम्मीद है कि बस यही चीज़ पे ये करूँ। अब मैं चाहता था तो उसको RG30 GL30 भी स्टार्ट करूँ, तो मेरे को मुझे मालूम है, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए ना, बैकिंग सपोर्ट होता है ना, और एक दिमाग में जो चीज़ आपकी, जैसे मुझे जब कहा गया ये स्कैन करेगा, मेरे दिमाग में बात आ गई, मैंने उठाया, मैंने खाना शुरू किया, क्योंकि मुझे अच्छा होना था, मुझे किसी को पूछना नहीं था। अब वो बच्ची है, वो अपने माँ बाप पे डिपेंड है, चाचा पे डिपेंड है, अब 4 लोगों की सलाह तो सब करेंगे, साथ कोई नहीं देता ना, वो वाला हिसाब है। यहाँ पे सलाह तो बहुत मिलेगी उसको, अब उसको ही एक्सेप्ट करना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बात मैंने कहा कि बेटा ये तेरा खून बढ़ाने में तुझे मदद करेगा, तो वो ले रही है। एक दूसरा केस, बड़ा अजीब केस, प्रोस्टेट पर जो बात हुई है, एक आर्मी के कर्नल है पूना से, अभी रिटायरमेंट में है, जॉब पे ही है, अभी छुट्टी पे थे। प्रोस्टेट कैंसर हो गया था, प्रोस्टेट कैंसर इतना फैल गया था कि उनके रीढ़ की हड्डी पे चला गया था। जब मेरे पास ये 4-5 महीना पहले ये केस आया था, तब मैंने कहा था कि कुछ बचा नहीं है, रीढ़ की हड्डी पे गया है, मतलब कुछ नहीं है, फिर भी अगर कुछ करना है तो अपन सोचते हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा, जितना टाइम लिखा है उतना टाइम तो जाए। लेकिन वो कर्नल था, उसकी बात में ही दम था। जय हिंद सर आप बताइए सर, मैं करूँगा, जो बोलेंगे आप मैं करूँगा, एंड डोंट वरी आई विल डू इट। बोला ठीक है। मैंने कहा ये कॉन्फिडेंस है तो शायद ऊपर वाला भी तुम्हारा साथ दे। अब यकीन नहीं करेंगे, इसके मैंने 30-30 कैप्सूल्स उसको खिलाना शुरू करे, 150 ml नोनी जी जो यहाँ पर भी इस वक्त नहीं है, ये पिलाना शुरू किया और बाकी चीज़ किया। ऐसा हो गया कि पहले वो बेड रिटर्न था, बाद में उसको उठा के वॉकर पे चलने लगा, फिर स्टिक पे आ गया। उस दिन के दिन मुझे फ़ोन करके कहता है कि सर मैंने घर में कब स्टिक छोड़ दिया मुझे पता नहीं, और ऐसे ही मैं 2 किलोमीटर का राउंड मार के आया, बाद में मुझे याद आया मैंने आज स्टिक नहीं लिया। उसके जो डॉक्टर्स है वो भी हैरान परेशान है कि भाई क्या हो रहा है। तो उसने एक कमिटमेंट किया है मुझे, बोले सर जब तक ये लोग मुझे नेगेटिव नहीं बोलेंगे ना, इनको मैं ये चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आर्मी वाले हैं, इनको मैंने अगर बता दिया ना, ये इमीडिएटली मेरा बंद करा देंगे। मैं बोला नहीं बस सिर्फ मैं योगा कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, उस पर मैं सब चल रहा है। वो इस तरीके से अपने आप को खींच रहा है। बाकी जो भी थेरेपी चल रही है उनका वो हॉस्पिटल में ले रहा है, नहीं नो डाउट, उन लोगों ने भी हाथ उठा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं भी, लेकिन 30 कैप्सूल आज 5 महीने से वो खा रहा है रोज सुबह में, 30 RG 30 GL 150 ml। उसके जो मैसेजेस है वो जब हम पढ़ते हैं ना तो काफ़ी ये होता है। तीसरी एक चीज़, एक लेडी आई थी 60 साल के आसपास की, उसको गांठ थी छाती में, और बस 2 दिन के बाद ऑपरेशन होने वाला है, और मेरे पास आ गया, किसी के जरिए आ गया। भिवंडी का केस है ये। तो आया तो उनके हस्बैंड है साथ में, बोले डॉक्टर साहब क्या कर सकते हैं। बोला कुछ नहीं कर सकते, अभी आपको 2 दिन के बाद में निकालना है, और गांठ इतनी बड़ी है कि वो इसको डिसॉल्व नहीं करे। हाँ एक हो सकता है कि इसका कीमो कम हो सकता है, रेडिएशन शायद नहीं देना पड़े, और बाकी और चीज़ पे मदद हो सकती है, लेकिन जैसा बताया वैसा अगर आप करें तो बोले करना क्या होगा। बोला कम से कम आप ये ऑपरेशन जो 2 दिन के बाद का है ना, इसको 8 दिन के लिए टाल दो। ऑपरेशन तो होना है क्योंकि गांठ जो है बहुत बड़ी है, उसको हम पाल नहीं सकते अंदर। और 2 दिन के बाद तो उन्होंने वहीं से वो डॉक्टर को फ़ोन लगाया, शिनॉय करके डॉक्टर थे वकॉर्ड हॉस्पिटल के, उनको फ़ोन लगाया। उन्होंने बोला कि 2 दिन कुछ घर का मसला है, तो सर ये 8 दिन पे पोस्टपोन हो सकता है क्या। बोले नहीं 8 दिन तो नहीं, लेकिन कम से कम 20-22 दिन जाएगा, क्योंकि मेरा यूके का कॉन्फ्रेंस है, मैं वो करके आता हूँ फिर ऑपरेट करता हूँ, मिन टाइम में जो टैबलेट दिया वो उस पर चला लो। अब अल्लाह को बचाना था उसको, तो वो रास्ता खुल गया। देखिए उसने उतने दिन में 30 RG GL वगैरह ये सब लिया, ऑपरेट किया गया।
अब बायोप्सी पहले हुई थी तो उसमें डिटेक्ट हो गया कि कैंसर है, इसलिए ऑपरेट करने गए ना। बाद में उन्होंने ऑपरेशन के बाद में वो जो स्पेसिमेंट है पूरा भेज दिया टेस्ट के लिए। डॉक्टर फड़के टेस्ट करते हैं, उसमें उनको दिख नहीं रहा है, कैंसर सेल ही नहीं दिख रहा। वो परेशान हो गए, वो डॉक्टर को फोन किया, बोले सर इसमें कैंसर सेल नहीं है। बोले वापस चेक कर, बोले नहीं है। तो बोले तूने पहले का स्लाइड तो तूने ही किया है ना बायोप्सी का, वो भी मंगाया उसने, वो भी चेक किया तो उसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है। बोले टाटा भेज। दोनों स्पेसिमेंट को टाटा भेजा गया। टाटा से 8 दिन के बाद रिपोर्ट आया, एक में है जो पहले का है, बाद में नहीं है। वो डॉक्टर समझा कुछ तो झोल है, उसे पकड़ा, उसके हस्बैंड को बोला भाई एक बात बता, तूने मेरे पास से 8 दिन का टाइम क्यों मांगा था जो मैंने तुझे 20 दिन का टाइम दिया। तब उसने क्या किया, इमीडिएटली मेरा फोन लगा के दे दिया। बोले ये इनसे बात करो, इन्होंने जो भी मतलब जो भी है जरिया यही है, इसी ने करके दिया, बाकी करने वाला तो ऊपर वाला है, साफ बोल दिया था उसने। मैं पूछे तो मैंने उनको बताया कि ये है, ये एंटी कैंसर का काम करता है सर, और ये इस तरीके से ऐसा 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 सब। नहीं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोला सर मिलके काम करेंगे, बहुत लोगों का भला होगा। हाँ सर ठीक है मिलते हैं हम लोग। वो आज तक मुझे नहीं मिले। बोले घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बोले ये पागल है, इसके साथ में मैं कहाँ पागल बोलूं। हाँ, तो कहने का मेरा मतलब है, अब इसमें क्या हुआ देखो कितना बड़ा उनका कीमोथेरेपी। आपको पता है कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी है ना, एक ऐसी थेरेपी है जो अंदर जब जाती है ना तो कैंसर सेल के साथ साथ हमारे जो अच्छे सेल है उसको भी मारती है और एक आग पैदा करती है। रेडिएशन हमको तो बहुत सुनने के लिए अच्छा लगता है, हम लिख के देते हैं ऐसा रेडिएशन, लेकिन जब रेडिएशन फेस करता है ना वही इंसान जानता है कि वो आग जैसा होता है। हमारे एक दोस्त से जो गुजर गए, उनको बकल में यहाँ इसमें था, वो पेट स्कैन के लिए मैं जब उनको बोलते थे ना हम लोग, बोले डॉक्टर साहब आप लोग तो बहुत आराम से बोलते हो पेट स्कैन कराओ, लेकिन पेट स्कैन का एक बार इंजेक्शन तो लेके देखो, कितनी गर्मी पैदा करता है। जितने खुली जगह है वहाँ जब हवा निकलती ना तो ऐसा लगता है कि कितना हीट लेके जा रहा है ये। आप लोग तो लिखने के लिए बहुत आराम से लिख लेते हो, लेकिन क्या करें हमारी मजबूरी है, उसके बगैर हमारे टेस्ट नहीं होंगे, वो कराना पड़ता है। तो ये चीज का एक डर अपने दिल में रखना है, लेकिन वो डर को मारने की ताकत आपके हाथ में है। ये चीज आप सोच के चलो। आप पहले अपनी आदतों को बदलें, जो चीजें मैंने अभी बताया बस उस पर थोड़ा सा भी आपने अमल कर लिया ना, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चीज से हर घर को सबको बचाएगा। नेक्स्ट पे जाइए बेटा। हाँ, अभी तक आपने कितने टाइप के कैंसर सुने थे? किसी को छाती का सुना था होगा, किसी को यहाँ का सुना, किसी को किडनी का, या ये देखो ए के अंदर 4 है, बी के अंदर इतना है, सी के अंदर इतना है, एफ में इतना है। आगे जाओ बेटा, आ गया जी, एच के एल, यानी हर अल्फाबेट के साथ में 2-3 है। अब 26 अल्फाबेट को आप मल्टीप्लाई करो तो कम से कम 200 टाइप के कैंसर को मैंने यहाँ पे इलॉबरेट करके आपको दिया। और ये उसका सर्जरी, कीमो और रेडिएशन। और इसमें सबसे खतरनाक, अगर यहाँ पर किसी के भी पित्तशय में पत्थर होगा दोस्तों, अगर 4 mm के नीचे है और अगर आपका कोई आयुर्वेद वाला या ये बोलता है तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी को मल्टीपल है, बहुत सारे हैं, बहुत बड़ा है, उसको पालना नहीं, क्योंकि अगर वो पित्तशय का अंदर डैमेज करता है, वो अंदर घूमता है और पित्त पूरा एसिडिक है, वो अंदर जो जितना ये करेगा ना तो वो कैंसर, लीवर का कैंसर बन जाता है बाद में। और पित्त अगर निकल गया तो आपके लिए, पित्त की थैली निकल गई तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है आपको। ये मान के चलिए कि ये इमारत है, नीचे एक पानी की टाकी है जहां पर आपका म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है और उसी को हम ऊपर पंप से चढ़ाते हैं और फिर इस्तेमाल करते हैं। तो पित्त की थैली जो है वो हमारा स्टोरेज टैंक है। अब कभी वो स्टोरेज टैंक आपने बंद कर दिया रिपेयर के लिए तो आप म्युनिसिपैलिटी की डायरेक्ट लाइन कर देते हो, बस यही समझो कि उसको निकाल दिया तो आपकी डायरेक्ट लाइन हो जाएगी। हाँ, थोड़ा खाने पीने में परहेज करना पड़ता है, बाकी और कुछ आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान नहीं। लेकिन अगर आपने उसको पाला तो आगे जाके लीवर कैंसर, और लीवर कैंसर सबसे एक अच्छा सेकंड सोर्स है, खतरनाक कैंसर होता है, क्योंकि वही तो मेन इंजन है, और गाड़ी की मेन इंजन अगर बैठ गई तो क्या होगा, ये सोच के चलना। तो पित्त के लिए कोई उसको नॉर्मल नहीं लो। एसिडिटी को बहुत आसान से लोग लेते हैं, सोडा पीते हैं, डाइजिन पिएंगे, ये करेंगे। दोस्तों उसको बॉडी को अल्कलाइन करना जरूरी है, ये चीज को अपने ध्यान में रखिएगा। आगे ये सर्जरी है होती है, कीमो होता है, रेडियोथेरेपी होती है, आगे और एक होगा देखो,
कैंसर ड्रग, हार्मोन टारगेटेड, और ये इम्यूनोथेरेपी। आज ये इम्यूनोथेरेपी का प्राइवेट में 4-4 लाख रुपए का इंजेक्शन आता है, जो टाटा 1,40,000 में मुझे दिया था। आज आपके हाथ में ये इम्यूनोथेरेपी है। मैंने जो वो कर्नल को है ना इम्यूनोथेरेपी कराया है। आज इमेजिन करो 1,40,000 का 22 दिन पे इंजेक्शन लग रहा है, और अगर मैं ये 30 पैर भी खिलाता हूं ना तो मुश्किल से 20 से 25,000 रुपया महीने का खर्चा आएगा। तो 1,40,000 का इंजेक्शन 22 दिन में लेना अच्छा है या 20 से 25,000 का ट्रीटमेंट करना अच्छा है? ये फैसला आप लोगों के हाथ में। पर डे 30 पे, 30 के नीचे करना ही नहीं है। मेरे पास कैंसर पेशेंट आते हैं तो मैं उनको साफ कहता हूं, साहब आप अभी टर्मिनल में हो, आप बोलोगे 3 से करो, 4 से करो, 6 से करो, कल कुछ नहीं होगा। आपके बोलेगे यार इतना खिला के भी, खिलाया 3-4 ही है लेकिन इतना खिला के कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 3-4 भी उनके लिए ज़्यादा होते हैं। तो बोला 30 के नीचे अगर आप काम करना चाहते हो तो नहीं हो, मतलब ही नहीं है ना। जो चीज़ जितनी खुराक चाहिए उतनी अगर नहीं मिले, आधा पेट भी नहीं, थोड़ा सा मिले तो क्या मतलब है उसको। तो इस तरीके से ये इसका सिस्टम है, ये सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपके भीड़ में आने का मौका मिला, आप लोगों के बीच में बात करने का मौका मिला, ये तो हमारी खुशनसीबी है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके। कोशिश ये रहेगी कि अगर किसी भी चीज़ की आपको ये है, आप मोहसिन भाई से कांटेक्ट करके मुझसे कांटेक्ट करो। एक बार ओपिनियन ज़रूर लेना मेरा, सेकेंड ओपिनियन देता हूँ मैं। कोशिश ये रहेगी कि फाइल अगर पूरी हो तो बहुत अच्छा है, आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लिया करो। अगर किसी ने बोल दिया आपको कि नहीं यहाँ पे स्टंट डालना ही पड़ेगा, मत भागो, क्योंकि अंदर जो CABG जो होता है, यानी कि जब हम एंजियोग्राफी करते हैं तो अंदर देखने वाली आंखें अलग होती है, और जंगल में मोर नाचा ये कोई नहीं देखता है। तो जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर भी स्टंट डाला जाता है। आपके पास पैसे नहीं है तो राजीव गांधी कार्ड है, फला कार्ड है, सला कार्ड है, लेकिन स्टंट तो आपको ही डालना है। उसके बाद में खून पतला होने की दवाई लेनी है, ये बहुत सारी चीज़ों को फेस करना है। वो सब चीज़ से हम आपको रास्ता दे सकते हैं, जिसको हम एक सेकेंड ओपिनियन के रूप में कहते हैं। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं अपने और अपने जो माशरा है इसके अंदर एक अच्छी ज़िंदगियाँ हम लोगों के अंदर फैला सकते हैं और एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं, है ना। इंशाल्लाह करेंगे भाई लोग, हाँ कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।